हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिस इज जोडीज़ फाउंड का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। फाउंड का मतलब होता है मृग शावक यानी यंग वन ऑफ ए डियर, मृग शिशु या मृग छौना। व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज़ फादर, जोडीज़ के पिता के साथ क्या हुआ था। तो जोडीज़ फादर हैड बीन बिटन बाय रैटल स्नेक यानी एक जहरीले सांप ने जोडी के पिताजी को डस लिया था। हाउ डिड डो सेव द पेनी लाइफ, डो का मतलब यहाँ पे है माता हिरन, शी डियर यानी मृगी। जोडीज़ फादर को जब सांप ने डस लिया था तो उन्होंने तुरंत मृगी को मार दिया और उसके हार्ट और लीवर से मदद लेके उन्होंने अपने अंदर के जहर को निकाल लिया। Why does जोडी want to bring the fawn home, अब उस मृग के बच्चे को जोडी उस मृग शावक को अपने घर पर क्यों लाना चाहता था। तो आंसर ये होगा कि जोडी के पिता ने उसकी माता को मार दिया था। अब फाउन को यानी मृग शावक को उसका दूध नहीं मिल पाता। स्टार्व का मतलब होता है भूखे रह जाना, भूखों मर जाना। अब खाने के अभाव में, दूध के अभाव में वो जंगल में भूखे मर जाता। इसलिए जोडी को उस पर दया आ गई और वो चाहता था कि वो फाउन को अब अपने घर पे लाएगा और वो चाहता था ही इंटेंड्स टू रेज द फाउन, यानी उसकी इच्छा थी कि अब फाउन को मैं बड़ा करूँगा, पाल पोस कर उसे बड़ा करूँगा। हाउ डज जोडी नो दैट द फाउन इज़ ए मेल, जोडी को ये कैसे पता चला कि ये फाउन जो है वो मेल है, नर शावक है। तो जोडी के पिता ने जोडी को बताया था कि आप कैसे किसी भी शावक को या तो मेल कह सकते हैं या फीमेल कह सकते हैं। इसके शरीर पर जो धब्बे थे, स्पॉट्स यानी जो धब्बे थे, वो सभी एक लाइन में थे। तो जोडी को पता चल गया कि ये मेल है, नर शावक है, और फीमेल में जो स्पॉट्स होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में होते हैं। जोडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर 2 रीज़न, जब जोडी यह निर्णय करता है कि उसे शावक को घर लाना है तो मिलविल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि तुम बच्चे हो और तुम कोई परेशानी में पड़ सकते हो। लेकिन जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके पास आए। 2 कारण थे इसके लिए। वो कारण कौन कौन से थे, क्योंकि जोडी फियर द डिसअपॉइंटमेंट यानी दुख होना, निराश हो जाना। जोडी को डर था कि कहीं वो निराश ना हो जाए, कहीं उसे निराशा ना हाथ लगे। हो सकता है कि जिस फाउन को उसने उस वक्त देखा था वो वहाँ पे ना मिले और इसकी जो इच्छा थी कि फाउन मिले और मैं उसे बड़ा करूँगा वो वेस्ट हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि फाउन की मृग शावक की अब तक मृत्यु हो चुकी होगी या फिर वो खो चुका होगा। तो ऐसे केस में फाउन तो जोडी को मिलेगा नहीं, तो इतना निराश हो जाएगा जोडी कि वो चाहता नहीं था कि मिलविल उसकी निराशा को देखे। दूसरा कारण बिल्कुल अपोजिट था, इसके एकदम उल्टा था। अगर ऐसा हो कि फाउन उसे मिल जाए तो ये जो मिलन होगा ये बहुत ही खूबसूरत और गुप्त होगा, यानी इसके बारे में सिर्फ जोडी को पता होगा और उस फाउन को पता होगा। ऐसे केस में इस खुशी को वो मिलविल या किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। Why was मिलविल afraid to leave जोडी alone, मिलविल जोडी को अकेला छोड़ने में बहुत ही भय महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है, तो आंसर है कि जोडी तो पहले एक बच्चा था। हो सकता है कि उसे फॉरेस्ट का सारा रास्ता ना देखा हो और उसे कोई सांप डस ले, जैसे कि उसके पिता को डस लिया था। तो इसलिए मिलविल को डर लग रहा था उसे अकेला छोड़ने में। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फाउन बैक होम, अब जोडी जो है चूँकि जिद पकड़ लेता है, जिद तो नहीं पकड़ता है लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अब वो फाउन को बड़ा करे क्योंकि इन्होंने उनकी माता को मारा है। तो जोडी अब अपने मिशन पे निकलता है और मिशन पे जब उसे फाउन मिल जाता है तो फाउन को वो कैसे अपने घर पे लाता है। तो आंसर होगा द फाउन्स मदर कैरकस ले इन ए क्लियरिंग, कैरकस यानी उसकी डेड बॉडी, वो तो मर चुकी थी मृत शरीर। क्लियरिंग का मतलब होता है ओपन स्पेस, यानी खुले मैदान में फाउन की माँ का, मृग शावक की माता का शव पड़ा हुआ था।
जोडी फियर दैट इट्स स्मेल माइट एजिटेट द फाउन। जोडी को अब ये शक होने लगा, डर लगने लगा कि उसकी जो स्मेल है, डेड बॉडी से जो स्मेल आ रही है, वो मृग शावक को परेशान कर सकती है। सो ही स्कर्टेड द क्लियरिंग। स्कर्टेड का मतलब होता है बचकर निकलना और क्लियरिंग का मतलब होता है खुला मैदान। तो ऐसे केस में उसने निर्णय लिया, जो कि खुले मैदान में तो इसका शव पड़ा हुआ है जिससे ये परेशान हो सकता है, तो मैं इस खुले मैदान से बचकर निकलूँगा, यानी मैं इस खुले मैदान से नहीं जाऊँगा। इन डूइंग सो ही हैड टू पास थ्रू द थिकेट। थिकेट का मतलब होता है झाड़ी, और ऐसे केस में वो खुले मैदान के रास्ते को छोड़कर झाड़ी से गुजरता है। हेयर द फाउंस लेग्स वेयर कॉट इन द बसेस। बसेस यानी झाड़ी, यहाँ पे जो मृग शावक का पैर है वो झाड़ियों में फंस जाता है। ही डिड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द फाउन। और फाउन को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास जूडी करता है। रीचिंग द ट्रेल ही वॉकड फास्ट। ट्रेल यानी जंगल का तंग रास्ता, नैरो जो रास्ता रहता है। जब वो नैरो रास्ते पे पहुंच गया तो जूडी तेज़ी तेज़ी चलने लगा। ही स्टॉप्ड फॉर रेस्ट व्हेन ही रीच द रोड होम। और जब उसके घर का रास्ता उसे मिल गया तो वह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुकता है, क्योंकि जूडी भी बच्चा था और वो फ़ोन को उठाकर चल रहा था, तो जूडी भी थक गया था। और वहाँ पे जैसे ही इसके घर का रास्ता मिला तो इसने फ़ोन को नीचे रख दिया। फ़ोन ब्लीटेड एंड लुक्ड एट हिम। ब्लीट यानी कि मिमियाना। फ़ोन जो है मिमियाया और जूडी की तरफ देखा। जूडी वॉज इंचेंटेड। इंचेंटेड यानी प्रसन्न होना। जूडी प्रसन्न हो गया। अब जूडी ने क्या किया, क्योंकि वो भी थक गया था, जूडी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि इसे देखना था कि क्या फ़ोन भी उसके पीछे पीछे अपने आप आता है। तो फ़ोन ने ऐसा नहीं किया, तो जूडी फिर से वापस आया और उसने उसे उठा लिया। कुछ दूर फिर और जाकर उसे फिर आराम की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे वो रुक गया। और फिर जब वो अपनी वॉक कंटिन्यू करने लगा और उसने इस बार फिर फ़ोन को उतार दिया और चलने लगा, लेकिन इस बार फ़ोन जो है उसको फॉलो करना शुरू किया, यानी उसके पीछे पीछे फ़ोन ने चलना शुरू किया। कुछ देर के बाद जूडी ने अपने आप ही उसे उठा लिया और अपनी बाहों में लेकर वो अपने घर पहुंचा। जूडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फ़ोन। जूडी बिल्कुल ही भावनाओं के साथ भर गया था जब उसे शावक मिला, मृग शावक मिला। आप ऐसे 3 वर्ड्स या फ्रेज इसे निकालिए जो कि इस बात को दर्शाते हैं। तो इसमें तो आंसर हो जाएगा कि फाउंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आई। यानी जो मृग शावक था, शुक हिम थ्रू का मतलब होता है स्टेड हिम कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह हिला दिया। हिरन के बच्चे ने अपनी तरल आंखों से, यानी उसके आंखों में लिक्विड थी या फिर आप कह सकते हैं कि आंसू थे, उसकी अपनी आंखों से उसे झकझोर दिया। यानी इतनी इमोशंस भर गई थी जूडी में कि इसे लग रहा था कि फाउन के बच्चे के आंख से आंसू गिर रहा है। टच मेड हिम डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब होता है दीवाना, वेरी एक्साइटेड। और जब उसने फाउन को पहली बार छुआ तो इससे वो बहुत ही उत्तेजित हो गया, बहुत ही उसका दीवाना हो गया। एज दो द फाउन वाज ए चाइना डियर। जूडी को ऐसा लग रहा था कि ये जो मृग शावक है, हिरन का बच्चा है, वो एक चाइना डियर है। यानी ये चाइना डियर यानी अ डियर मेड ऑफ चाइना क्ले, यानी मिट्टी का बना हिरन। ये हिरन मिट्टी से बना हिरन है। इतनी सुंदरता जूडी को उसमें दिख रही थी। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गड। गड का मतलब होता है ए कंटेनर फॉर लिक्विड, यानी तुम्बा। लिक्विड रखने के लिए कोई सामान, कंटेनर, कोई चीज़। तो डियर ने, उस डियर के बच्चे ने कैसे करके तुम्बे से दूध पिया। तो सबसे पहले वो तुम्बे से दूध नहीं पी पाया था। जूडी ने अपनी उंगलियों को दूध में डुबा दिया और उसके बाद फोर्स लगाकर, थ्रस्ट का मतलब उसे ठूस दिया, उस पर फोर्स लगाया और फाउन के माउथ पर उसने फोर्स लगाई, यानी उंगलियों को डुबाया और चूँकि उंगलियों में दूध लग गई और इससे उसे अपने उसके मुंह में डालते गया। इट सक्ड ग्रीडली। सक्ड यानी पिया। और चूँकि हिरन भी बहुत भूखा था तो उसने यानी बहुत तेज़ी से दूध को पीना शुरू किया।
अगली बार जो है एज द डियर सक्ड हिज फिंगर्स, अगली बार अब उस डियर ने अपने फिंगर को, अगली बार जैसे ही हिरन ने उसकी उंगलियां चूसी, यानी वो उसके हाथ से पी रहा था, उसके हाथ में दूध लगा हुआ था, तो उसी वक्त उसने उसे तुंबे में डाल दिया, यानी कि अब तुम दूध को, जैसे वो हाथ से पी रहा है तो तुरंत उसकी आप ऐसा कर उसकी गर्दन को पकड़ के या फिर तुंबे को उसकी गर्दन को पकड़ के तुरंत उस कंटेनर में डाल दिया कि अब तुम इससे दूध पियो। और ये काम किया और इस प्रकार से फाउन जो है उस तुंबे से दूध पीना शुरू कर दिया। Why didn't the fawn follow Jody up the step as he thought it would? जब स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ने की बात हुई, जब वो उसको घर में ले आया था तो जोडी को लगा कि अब ये फ़ोन मेरे पीछे पीछे आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ़ोन उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं अपने फीट को उठाऊं कैसे। अब स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मैं अपने पैरों को उठाऊं कैसे, फ़ोन को ये सब पता नहीं था। Why did Penny Baxter allow Jody to go find the phone and raise it? पेनी बास्टर ने जोडी का समर्थन किया और उसने जोडी को ऐसा क्यों कहा कि जोडी तुम जाओ और उस मृग शावक को ढूंढो और उसको बड़ा करो। तो इसके लिए दो कारण थे। सबसे पहला तो वो जोडी से इतना ज़्यादा प्यार करता था, डिनाई यानी मना करना, कि जोडी जो चाहता था वह उसको मना नहीं कर सकता था। अगला कारण यह है कि उसे जोडी की बात में दम लगी। जोडी की बात तर्कपूर्ण थी। उसे पता चला कि यह बहुत ही अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञता का काम होगा कि अगर वो फाउन के बच्चे को मरने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे भी उसने उसकी माता को मारा था, इसके पिताजी ने इसके माताजी को मारा था अपने जान बचाने के लिए, तो अब ये उनका कर्तव्य था कि आप उसके बच्चे को बचाएं और उसके बच्चे को बड़ा करें। What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक विल्सन इस पर एक लाइन बोलते हैं कि इस संसार में आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। उनके कहने का मतलब होता है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ फ्री में ले रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि आपको मुफ्त में मिला है। कभी न कभी किसी न किसी समय आपको इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। और यहाँ पर डॉक विल्सन के कहने का मतलब है कि डॉग को जो उन्होंने मारा, मृगी को जो उन्होंने मारा, मृग को, हिरन को, तो उसकी कीमत तो उनको चुकानी ही पड़ेगी। और ये जो कीमत थी वो यही थी कि वह उनके बच्चे को बचाए और उसे बड़ा करे। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फाउन? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। शावक के बच्चे की जोडी ने किस प्रकार देखभाल की जब उसने इसे बड़ा करने की जिम्मेदारी उठा ली? तो बिल्कुल जोडी ने एक माँ का प्यार, अफेक्शन यानी प्यार, एक माँ का प्यार मृग शावक को दिया। सबसे पहले तो उसने अपने फिंगर से उसे खिलाया पिलाया और उसे बाद में ये भी सिखाया कि कैसे आखिर तुंबे से, कंटेनर से दूध खुद पिया जा सकता है। हाउ डज जोडी मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फाउन होम? जोडी की माँ को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जब उसने ये सुना कि जोडी अब उस मृग के बच्चे को यानी जानवर के बच्चे को वापस लाने के लिए जा रहा है तो उनका क्या रिएक्शन था, और अगर उनका ऐसा रिएक्शन था तो ऐसा फिर क्यों था? जोडीज मदर कैचेज हर ब्रेथ इन सरप्राइज व्हेन शी हियर्स अबाउट जोडी प्लान। कैचेज हर ब्रेथ यानी उनकी सांस ऐसा कहें कि रुक गई थी, आश्चर्य में उसकी सांस थम गई थी। जोडी की माताजी की सांस थम गई थी आश्चर्य में जब उन्हें जोडी के योजना के बारे में पता चला। शी वॉज पोरिंग द कॉफ़ी, यानी वो कॉफ़ी डाल रही थी और कॉफ़ी पॉट जो है उसका हवा में ही रह गया, लटकता रह गया। यानी कोई भी बात ऐसा होता है, फिल्म सिनेमा में दिखाया जाता है, हाथ में ही लगा रहता है या फिर हाथ से छूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मिड एयर में यानी पोर कर रही थी तो वो बीच हवा में ही लटक रहा था कॉफ़ी पॉट। शी रिएक्टेड इन दिस मैनर बिकॉज शी डिसलाइक द आइडिया ऑफ ए फाउन एट होम। और ऐसे में उन्होंने इसलिए रिएक्ट कर दिया, ऐसी प्रतिक्रिया उनकी इसलिए थी क्योंकि उन्हें किसी जानवर के बच्चे को, हिरन के बच्चे को घर पर रखने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि वो किसी भी जानवर पर अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहती थी।
डू यू थिंक इज इट राइट टू किल एन एनिमल टू सेव ए ह्यूमन लाइफ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आप ऐसा सोचते हैं कि किसी भी जानवर को मार देना चाहिए सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए? और इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इसके लिए तर्क भी दीजिए। तो देखिए, आंसर हो जाएगा कि आदमी को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए सदियों से एनिमल्स की हत्या हो रही है। फिश ऑयल इसके लिए एग्जाम्पल है। फिश ऑयल कितना महत्वपूर्ण सोर्स होता है विटामिन डी का, इसके लिए फिश को मार दिया जाता है ये ऑयल निकालने के लिए, कॉड लिवर ऑयल निकालने के लिए। बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत सारे मानव के रोगों के इलाज में काम आती है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि एनिमल्स को मार दिया गया है ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए। मोरालिटी यानी नैतिकता। नैतिकता हमको ये नहीं सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को मरने दिया जाए अगर वो बचाया जा सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति बचाया जा सकता है तो उसे बचाना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी मानव का जीवन एनिमल के जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अनैतिकता रूप से या फिर भेदभाव करके किसी भी जानवर को मारते जाएं। हम ऐसा तभी करते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं बचता है। और कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि ये अनैतिक है, तो ऑथर का मानना है कि अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये अनैतिक है, इमोरल है, तो ऑथर को एक चीज़ और कहना है कि ये तो नेचर का लॉ है कि एक का जीवन दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी एक की जीवन दूसरे के जीवन पे डिपेंड करती है। सब्जियों को खाना भी एक प्रकार से जीवन ही लेना है। कुछ प्लांट्स का जो सब्जियां खाते हैं वो भी तो प्लांट से ही आती है, और प्लांट में भी तो जीवन होते हैं, तो उनके भी तो जीवन लेना हुआ। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।